गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 275 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। ये सीरीज़ पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल प्रश्न बनेंगे इसमें पीसीएस में भी और आरओ में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड, ठीक है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की थी? गोवा ने की थी। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना है और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड में, जिसके लिए हल्द्वानी में फुटबॉल के लिए नया स्टेडियम भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किसने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता? पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 स्वर्ण पदक हैं। उन पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अवनी लेखरा ने जीता है। इन सभी ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, अलग अलग खेलों में। यहाँ नाम है अवनी लेखरा का। तो अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इस जीत के साथ ही अवनी भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीते हैं। अवनी ने इस स्पर्धा में फाइनल में 249.7 अंक बनाए, जो एक पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है। राजस्थान की रहने वाली हैं अवनी और मात्र 11 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में कमर के नीचे के हिस्से में लकवा मार गया था उनको। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो हुआ था, उसने अवनी ने उसमें एक ही स्पर्धा में 2 पदक जीते थे, जैसे इस बार मनु भाकर ने जीते हैं, ठीक है, सिंगल्स में और डबल्स में। जगत गुरु राम भद्राचार्य के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले उर्दू कवि और गीतकार गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? सोहन सिंह कालरा, सूरज सिंह कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा, अजय सिंह बिष्ट। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम या वास्तविक नाम है, या पेपर नेम, ऑफिशियल नेम। इनका जो वास्तविक नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा और ये एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है यूपी पीसीएस में। तो प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। इन्हें संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य के साथ 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैश्विक भूख सूचकांक या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को भूख के स्तर की किस श्रेणी में रखा गया है? भारत का 127 देशों में 105वां स्थान है और भारत है गंभीर श्रेणी में, ठीक है। सबसे पहले आती है निम्न, उसके बाद मध्यम, फिर गंभीर, गंभीर के बाद है खतरनाक, खतरनाक के बाद है बेहद खतरनाक, जिसमें सोमालिया है। तो वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 देशों में भारत को 105वां स्थान दिया गया है, जो इसे भूख के स्तर के लिए गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में रखता है। अच्छा, ये जो सूचकांक है इसको कौन प्रकाशित करता है? एक आयरिश मानवीय संगठन है, उसका नाम है कर्सन वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन सहायता एजेंसी है या एनजीओ कह लो इसको, वेल्थ हंगर हेल्प, इन दोनों के द्वारा प्रकाशित ये सूचकांक है जीएचआई या ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जीएचआई स्कोर की संभावित सीमा से जुड़ी भूख की गंभीरता पर विचार करें। तो जिसका स्कोर 0 है या 0.9 से 9 है वो जो है निम्न है, मतलब वहाँ की स्थिति अच्छी है, ठीक है। मध्यम के लिए स्कोर इतना है, गंभीर के लिए स्कोर इतना है, क्योंकि भारत को 27 पॉइंट कुछ का स्कोर मिला है, तो गंभीर श्रेणी में आता है भारत। इसके बाद खतरनाक श्रेणी है, उसके बाद बेहद खतरनाक श्रेणी है जिसका स्कोर 50 से ऊपर या उसका उससे अधिक है। इसमें उल्टा चलता है, स्कोर जितना अधिक होगा उसकी हालत उतनी खराब होगी, स्कोर जितना कम होगा उसकी रैंक उतनी अच्छी होगी। दूसरे और सूचकांक के विपरीत है ये। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
यूनिसेफ को नहीं, यूनेस्को को नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को नहीं, एक जापानी संगठन, उसका नाम है निहोन हिदानक्यो। ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है यह संगठन। तो ये तो 24 का हो गया। 23 का पूछ लेते हो। वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो एक अल्पसंख्यक समूह से थी। देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 2 से 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, इन लोगों को पता है कि जिस देश में परमाणु बम फूटता है तो क्या होती है उसकी हालत। जो 6 अगस्त को गिरा था 1945 में, तो तत्काल में 70,000 लोग मारे गए थे। कुछ साल में पुष्टि हो गई थी कि 1 लाख से ऊपर मरे हैं। फिर 9 अगस्त में जो गिरा उसमें 40,000 लोग मारे गए। ठीक है, और संख्या बढ़ती गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर। अन्य नोबेल पुरस्कार जैसे कि साहित्य में किसको मिला, भौतिकी में किसको मिला, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसको मिला, रसायन विज्ञान में किसको मिला, अर्थशास्त्र में किसको मिला। अभी तक तो अलग अलग पढ़ा है, ये सारे के सारे एक ही जगह लिखे हैं यहाँ पर। तो साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को मिला है, महिला हैं ये। भौतिकी में मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। ठीक है, दोनों के दोनों मेल वैज्ञानिक। रसायन विज्ञान में मिला है डेविड बेकर को, डेमिस हस्बेस को और जॉन एम जंपर, 3 वैज्ञानिक, तीनों के तीनों मेल। अर्थशास्त्र में मिला है डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, तीनों के तीनों मेल वैज्ञानिक, दोनों के दोनों मेल वैज्ञानिक। केवल एक ही महिला है साहित्य के क्षेत्र में, हांगकांग। और नोबेल शांति हो गया जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6, 14 अक्टूबर 2024 को बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थक समर्थक का तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में जलावतरण किया गया। इसे भारतीय नौसेना के लिए किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? टाटा ग्रुप, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। समर्थक को बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 पोत बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पहला जहाज समर्थक तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, 12 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, या 4-5 कंपनियों के नाम लिख देंगे कि कौन कौन सी इसमें महारत्न है। ओएनजीसी तो पहले से ही महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। नया जो दर्जा मिला है वो मिला है किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL को मिला है हाल ही में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक 13 थी, इसके बाद 14 हो गई। ठीक है, बाकी इससे पहले NTPC वगैरह को, गेल इंडिया लिमिटेड को, इन सबको पहले मिल चुका है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली 14वीं कंपनी है। भारत सरकार ने इसे दर्जा दिया है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, भारत सरकार ने किसे 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में शामिल किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अक्टूबर 2024 तक भारत में 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। ठीक है, जैसे कि भेल, उसके बाद BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CIL कोयला इंडिया लिमिटेड या कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC का सभी को पता होगा, ONGC हो गई, पावर ग्रिड
यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल हो गई। इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। PFC हो गई, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। REC हो गई, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और सबसे नई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदित्य L1 से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। आदित्य L1 शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे 2 अक्टूबर 2000, ये तो कैलेंडर की डेट से ही बाहर है। इसे 2 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ 5 लिखना था। इसे 2 सितंबर 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। देखिए पहला तो गलत है क्योंकि ये एक सौर मिशन है, शुक्र ग्रह मिशन थोड़ी है। भारत का शुक्र ग्रह मिशन तो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2028 में। और दूसरा भी गलत है, एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक से भी गलत है और वैसे भी गलत है, ठीक है। बोल रहा है लॉन्च किया जाएगा, जबकि ये लॉन्च किया जा चुका है। अगर यहाँ कोई भी डेट होती तो लॉन्च किया जा चुका है, ये फ्यूचर में नहीं है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इस मिशन के जरिए सूर्य की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ऑलरेडी लॉन्च्ड है। 5 साल तक काम करेगा ये मिशन और इस मिशन में जो खर्चा आया वो आया 400 करोड़ रुपए का। बाकी शुक्र ग्रह मिशन की बात कर लें तो भारत का जो शुक्र ग्रह मिशन है उसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो 28 मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह के वातावरण, उसकी सतह और सूर्य के साथ उस पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आईरिस एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत 127 देशों में कौन से स्थान पर है? भारत की स्थिति है सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में और भारत को स्थान मिला है 105वां। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 देशों में भारत को 105वां स्थान मिला है, जो इसे भूख के स्तर के लिए सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य पूछ रहा है, कौन सा है तीसरा? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा तेलंगाना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तेलंगाना सरकार ने सभी समुदायों के बीच संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। इससे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 अक्टूबर 2024 को किस जापानी संगठन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई? निहोन हिदानक्यो, जापानी महिला संघ, निप्पॉन फाउंडेशन, जापान पीस इंस्टीट्यूट। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। एग्जामिनर को इस तरह के प्रश्नों को जरूर एग्जाम्स में रखना चाहिए। इसके अलावा फालतू करंट अफेयर्स अगर ऐड करते हैं वो फिर किसी काम की नहीं है वो। निहान हिदानक्यो, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, ऊपर हो गया है। कई बार हर तरह से प्रश्न बनाने की कोशिश की है। 12 अक्टूबर 2024 को विश्व भर में मनाए गए विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसमें भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे याद रखिए। विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम क्या थी? सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम। ठीक है, 12 अक्टूबर 2024 को विश्व भर में मनाए गए विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम क्या है? सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम।
विश्व अर्थराइटिस दिवस 24 की थीम सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। क्वेश्चन नंबर 13, 7 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय जिमनास्ट ने पेशेवर प्रतिस्पर्धा से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है, मात्र 31 वर्ष की उम्र में। एक चोट से जूझ रही थी, यानी इंजरी से, उसी इंजरी के चलते इन्होंने संन्यास लिया है। इनका नाम है दीपा कर्माकर। ठीक है, 2 बार प्रश्न हम ऑलरेडी 2 दिनों में बना चुके हैं, तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, सीधा सीधा नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किस डीएनए रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के उपचार हेतु एक नए चिकित्सीय लक्ष्य की पहचान की है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, और इसके लिए एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी के बड़े फेवरेट होते हैं। स्टेटमेंट बनाकर पूछती है, सीधे सीधे करके पूछ लेती है, चाहे वो क्रिस्पर Cas9 हो, या इस तरह का प्रश्न हो, या mRNA से हो। तो क्या खोज लिया इन्होंने खोजा है TDP1। TDP1 यानी टायरोसिल डीएनए फास्फोडाई एस्टरेज 1, TDP1। देखिए, हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए एक आशाजनक नए लक्ष्य की खोज की है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो TDP1 यानी टायरोसिल डीएनए फास्फोडाई एस्टरेज 1 नामक एक विशिष्ट एंजाइम को सक्रिय करके वर्तमान उपचारों का प्रतिरोध कर सकती हैं। ठीक है, और यह जो सक्रियता है वो कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने में मदद करती है, भले ही उन्हें मारने के लिए दवाएं मौजूद हों। इस खोज से ऐसे उपचार विकसित करने की नई संभावनाएं खुलती हैं जिनका उद्देश्य विशेष रूप से इस प्रतिरोध पर काबू पाना है और उस तंत्र को लक्षित करना है जो कैंसर कोशिकाओं को उपचार से बचने की अनुमति देता है। तो TDP1 का नाम याद रखिएगा, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है 25 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। गणतंत्र दिवस 2024 की परेड की थीम क्या थी? विकासशील, विकसित, संपूर्ण विकसित भारत, आधुनिक भारत, खुशहाल भारत, जीवन के नए दौर में हमारी प्रतिक्रिया, या विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। क्या थीम थी गणतंत्र दिवस 2024 परेड की? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो गणतंत्र दिवस 2024 की परेड की थीम, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। इस थीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के अनुरूप चुना गया था कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। तो 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट ये कवर होते हैं पूरे। फुल टेस्ट PDF पेड टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके एक लाइक कर सकते हो। टेस्ट को हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। बिल्कुल प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, न केवल यूपी PCS बल्कि किसी भी स्टेट के PCS में, जैसे कि BPSC आने वाला है 2 महीने में, तो उसमें भी प्रश्न बनेगा।